नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की तारीख है 6 अगस्त 2020 और आज का डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी का यूट्यूब चैनल आपने ओपन किया है, वहां पर आप ये क्लास एक्सेस कर पा रहे हैं। डेली शाम को हम डेली 30 डिस्कस करते हैं, 30 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। आज के डेली 30 के अंतर्गत भूगोल में एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, भारत में पर्यटन महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में, वहां की जो विशेषताएं हैं, वहां पर पाए जाने वाले जो बहुत सारे कभी पर्यटन स्थल आपको मिल जाएंगे, कभी धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। इन समस्त चीजों को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी का ये अगला एपिसोड है। इसके अंतर्गत आज 21 क्वेश्चन इस टॉपिक पर और 9 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टोटल 30 क्वेश्चन का ये पूरा जो एपिसोड होता है वो डेली ऐसे ही होता है। और अगर आप रोज इसको देखते हैं तो ये आप मान के चलिए कि हर एक परीक्षा के लिए एक दो प्रश्न आप तैयार कर रहे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज का श्रेय आर्थर क्लार्क नामक विद्वान को जाता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। पर्यटन स्थल है और पर्वतीय पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन के रूप में ये जाना जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये विख्यात है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु 1352 मीटर ऊंचा जो बिंदु है वो धूपगढ़ है, वो यहीं पर स्थित है। और इसका जो खोज इसकी जो की थी वो डी.एच. गार्डन नाम के व्यक्ति ने की थी। डी.एच. गार्डन ने इसकी खोज की थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये बहुत कम उम्मीद है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन जानकारी तो कुछ आपको होनी ही चाहिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप है कहाँ? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मध्य प्रदेश राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रायसेन, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची का स्तूप आपको मिलेगा। सांची का स्तूप सम्राट अशोक जो था, महान अशोक महान की जो बात होती है, उसने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। और जॉन मार्शल के अनुसार कालिदास ने नीचगिरी नाम से जिस स्थान का वर्णन मेघदूत में किया है, वो ये कह रहे हैं कि वो सांची की पहाड़ी ही थी। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, मांडू को चंदेलों के काल में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एक स्थल है मांडू। मांडू जो है उसको मांडोगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। धार जिले में ये मांडो क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है और ये भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है ना। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें मालवा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर स्थित है। और परमारों के काल में ये प्रसिद्ध हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा है कि हिंडोला महल मांडू के दर्शनीय स्थलों में से एक है, तो हिंडोला महल यहाँ पर है। और ये उनके महत्वपूर्ण जो स्थल है, जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम, ये सब स्थल वहां के महत्वपूर्ण मांडू के दर्शनीय स्थलों में से हैं। उनमें से हिंडोला महल भी एक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है उज्जैन जहां पर महाकाल विकास दुबे जहां पर सरेंडर किया था या फिर गिरफ्तार हुआ था, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन जहां पर विकास दुबे को पकड़ा गया था। उज्जैन नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे पर ये स्थित है। उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। क्षिप्रा, है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो पहला ये गलत हो जाएगा। और उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास की नगरी के रूप में उज्जैन को जाना जाता है। और यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ लगता है। एक प्रश्न ये भी आप तैयार कर लीजिए, प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ यहाँ पर लगता है। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो महाकाल है, वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट ये सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? बाघ की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं विंध्य पर्वत की दक्षिणी ढलान पर स्थित मिलती हैं। इंदौर और बड़ोदरा के बीच में बाघनी नदी के किनारे पर स्थित है। वहां पर जो नदी है वो बाघनी नदी है। गुफाएं बाघ की हैं और नदी जो है वो बाघनी है। और इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध मठ और मंदिर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विटेट थे। इंडिया गेट दिल्ली में है। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट ये दो हैं। तो इंडिया गेट तो दिल्ली में है, पहला सही है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, कमेंट करके आपको बताना है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विटेट थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जो इंडिया गेट है ये दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया आप बताइएगा, बहुत सरल प्रश्न है। राजपथ जो है दिल्ली का, वहां पर ये स्थित है, 42 मीटर ये ऊंचा है, और ये प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद होने वाले जो भारतीय जवान थे उनकी याद में 1931 में तैयार किया गया था। उन जवानों के नाम भी इसमें लिखे हैं। और एडविन लुटियंस जिन्होंने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था, जिन्होंने उसको जो उसके वास्तुशिल्पी थे उन्होंने इसको तैयार किया था, और जॉर्ज विटेप यहाँ पर गलत है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसकी भारत यात्रा की याद में किया गया था? 1924 में यह बनकर तैयार हुआ था, और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी थी, उनकी याद में इसको, उनकी भारत की यात्रा की याद में इसको बनाया गया था। तो 1924 में यह बनकर तैयार हुआ था, और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? एलिफेंटा की गुफाएं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मुंबई से 12 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और 5वीं और 7वीं शताब्दी में यहाँ पर निर्मित 7 गुफाएं पाई जाती हैं। और इसमें विश्व धरोहर स्थल के रूप में पूछा जा रहा है कि ये कब घोषित की गई थी, तो विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1987 में इसको घोषित किया गया था। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 26 स्तंभ है, मुख्य गुफा जो यहाँ पर पाई जाती है उसमें कितने स्तंभ है? मुख्य गुफा में उसमें 26 स्तंभ है। भगवान शिव को अनेक रूपों में उसमें उकेरा गया है, पहाड़ों को काट कर बनाई गई ये जो मूर्तियां हैं ये दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से बहुत ज्यादा प्रेरित है। अभी करंट अफेयर में एक हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, हमारे यहाँ जो राम मंदिर बन रहा है उस पर, वो आपसे मैं पूछना चाहूंगा किस शैली में निर्मित है। तो अगला, अभी जब करंट अफेयर का सेशन होगा तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, वो प्रश्न आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है कि नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में है, और नासिक में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वहां पर आप याद करिए कि ये वास्तव में सही दिया है कि गलत दिया है। सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, ये सही है, बिल्कुल सही है, इसको सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। या गलत है ये? नासिक में जो कुंभ लगता है उसको किस कुंभ से के नाम से जाना जाता है? ये आपके लिए एक कंफ्यूजन हो सकता है कि उज्जैन वाला जो कुंभ है और यहाँ पे जो कुंभ है उसमें कौन सा किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो त्र्यंबकेश्वर है नासिक का, तो इसको नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है, और उज्जैन वाले को भी सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सी झील विश्व में तैरती झील के नाम से विख्यात है, जिसको तैरती झील के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मणिपुर के जो दर्शनीय स्थल आप देखेंगे, पर्यटन स्थल आप देखेंगे, तो उसमें एक लोकटक झील आपको मिलेगी। इम्फाल है, उखूल है, ये सब वहां पर है, लेकिन एक लोकटक झील मिलेगी। लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है, और इस झील में जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। और इस झील के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खूंगा नदी के पास स्थित है। किस नदी के पास? खूंगा नदी के पास ये स्थित है, और लोकटक झील देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लोकटक झील विश्व में तैरती झील के रूप में जानी जाती है। घनी जलीय घास इसमें पाई जाती है, और ये जो तैरते हुए बड़े बड़े हिस्से जलीय घास के तैरते हैं उनको पूमड़ी के नाम से जाना जाता है। पूमड़ी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको पूमड़ की जगह पे ये दूसरा नाम भी आपको मिल जाएगा, फुमडी, है ना, बड़ी मात्रा लग जाएगी, फुमडी। तो उसमें एक ही बात कही जा रही है, कभी कभी उसकी स्पेलिंग इधर उधर हो जा रही है। तो लोकटक झील है बी ऑप्शन, और ये कहां पर है लोकटक झील? मणिपुर में। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश के मूल निवासी मेती जनजाति के लोग हैं? अब क्योंकि बात इसकी हो रही है मणिपुर की, तो इससे लगा हुआ एक प्रश्न ये भी हमने तैयार कर लिया। यहां पर मेन उद्देश्य क्या है? तैयारी करना, और जितना ज्यादा आप चीजों को लिंक कर पाएंगे, इंटररिलेट कर पाएंगे, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो ये मणिपुर में ही मेती जनजाति के लोग पाए जाते हैं, और मणि के पड़ोसी राज्य जो हैं उनमें, वो जैसे नागालैंड में है, मिजोरम में है, असम में है, यहाँ पर भी ये मिलते हैं। और यहाँ मूल रूप से मेती जनजाति के जो लोग हैं वो घाटी क्षेत्र में रहते हैं, मैथिलियोन भाषा बोलते हैं, और मणिपुरी भाषा भी इसको कहते हैं, है ना। मैथिलियोन जो भाषा है इसको मणिपुरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है।
और 1992 ईस्वी में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस भाषा को जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, मणिपुर को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जब तक आप वो वाला स्विट्जरलैंड नहीं घूम पा रहे हैं, आप पूरब वाला घुमाइए, है ना। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे स्थान है। पूरब का स्विट्जरलैंड मणिपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और डूको घाटी मणिपुर में स्थित है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको आपको सोचना पड़ेगा कि डूको घाटी मणिपुर में है या नहीं है। सिराय की पहाड़ी, मोरे की पहाड़ी, खोंगजोम वार मेमोरियल, कैना पर्यटन निवास, राजकीय अजायब घर, लोकटक झील, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मणिपुर में स्थित है। तो दूसरा, जब जाइएगा मणिपुर मुझे फोन कर लीजिएगा 6307281212 पर, मैं फिर से बता दूंगा कहां कहां घूमना है। मुझे तो आप ले नहीं जाएंगे, तो आप जिसके साथ जाएंगे जाके एंजॉय करिए और मुझे फोन कर लीजिएगा वहां से, ठीक है, प्रॉमिस करिए। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, गारो पर्वत मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अब गारो पर्वत उसका नाम ही है, तो गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा क्यों नहीं होगा। बस आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो इस प्रश्न का उत्तर ये पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर, ठीक है। तो पहला ये क्या है, गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये हिस्सा है यहां पर दिया नहीं है, तो पहला ये गलत हो गया। और दूसरा है मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर, मेघ धन आलय, आलय माने घर होता है, मेघ माने बादल, दूसरा तो बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रश्न है, संधि विच्छेद करिए, इसका उत्तर निकल आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको डायरेक्टली प्रश्न आए तो उसका संधि विच्छेद करिए, उसका अर्थ निकालिए, उसके पर्यायवाची याद करिए, उसका अर्थ निकल आएगा। वो किसी भी भाषा के, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी भाषा में तो वो अप्लाई होगा ही, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो उसमें यह ट्रिक आपकी काम करेगी। तो दूसरा इसका सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, मेघालय की आधिकारिक भाषा हजोंग है। मेघालय की आधिकारिक भाषा हजोंग है। और दूसरा है, भारत के अन्य राज्यों से अलग यहाँ पर मातृवंशीय प्रणाली चलती है। यहाँ पर कौन सी प्रणाली चलती है, मातृवंशीय प्रणाली यहाँ पर चलती है। तो मेघालय जो है इसकी जो भाषा है ये हजोंग तो नहीं है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश है, तो पहला ये गलत हो जाएगा। यहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है और भारत में अन्य राज्यों से अलग यहाँ पर मातृवंशीय प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। मातृवंशीय प्रणाली यहाँ पर पाई जाती है। इसमें वंशावली महिला के नाम से, माँ के नाम से चलती है और सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है और उसे ही उसकी सारी संपत्ति मिलती है। यहाँ पर तो सब बड़े को मिलती है, वहां पर छोटे को मिल रही है, तो आप सोचेंगे अब हम छोटे बन के पैदा हों, ठीक है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बल पर अपने पैरों पर खड़े होइए। माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिले, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो अपने पैरों पर खड़े होइए, कुछ करके दिखाइए, सपूत बनिए, सपुत्री बनिए, मतलब सुपुत्री सुपुत्र बनिए, है ना। कुपुत्री और कुपुत्र मत बनिए, ऐसा बनिए कि याद रखें दो चार पीढ़ियां आपको, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉमिस करिए कि ऐसा बन के आप दिखाएंगे, निकलेंगे बाहर और एक साम्राज्य खड़ा करेंगे किसी भी क्षेत्र में। बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, घूस लेने की जरूरत नहीं है, साम्राज्य खड़े करने का मतलब भौतिक चीजों से नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहरा दीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप झंडा गाड़ दीजिए, किसी भी क्षेत्र में अपना नाम बना लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, वनतांग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। वनतांग जलप्रपात आपके लिए नया हो सकता है। मिजोरम जब आप जाइएगा, उधर जब घूमने आप जाएंगे मणिपुर, तो वहां पे फोन हमको जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मिजोरम में एक जलप्रपात है, वहां पर जाके आप थोड़ा नहा वहा लीजिएगा। और शेरछिप से तकरीबन वहां पर जो शेरछिप स्थान पड़ता है 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वहां पर एक अच्छा स्थल है, तो मिजोरम में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा इन सब स्थलों को, घूमने जाना है। अगला है, कोहिमा भारत के किस प्रांत की राजधानी है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया, नागालैंड की राजधानी है ना। और बहुत ही सुंदर स्थान भी है ये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने नागालैंड पर हमला कर दिया था और इस हमले में बड़ी संख्या में सैनिक और अधिकारी मारे गए थे। हमले में मारे गए सैनिकों को गैरिसन हिल में दफनाया गया था। ये भी एक कहानी है इसके बारे में, ठीक है ना। स्थानीय लोग उनको श्रद्धांजलि नियमित रूप से वहां पर देते हैं, देना भी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, दजकोउ घाटी और जप चोटी भारत के किस प्रदेश में स्थित है। दजकोउ घाटी और दूसरा है जप चोटी। अब जाहिर सी बात है, पूरब में हम चल रहे हैं तो ये पूरब में ही कहीं होगी और ये नागालैंड में स्थित है। दजकोउ घाटी और जप चोटी ये कोहिमा जो वहां पे है
मतलब जप्पू चोटी जो है ये कोहिमा की, और ये दचकू घाटी जो है ये कोहिमा जो रेंज है वहां पर पहाड़ियां जो पाई जाती हैं वहीं पर स्थित है। अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर खूबसूरत फूल मिलेंगे आपको, और यहाँ पर विभिन्न रंगों के फूल मिलते हैं, आप उनको देख सकते हैं, तो वहां भी चले जाइएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक नगर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना वहां पे, तो सूर्य मंदिर जो स्थित है वो पुरी जिले में स्थित है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको जो मान्यता दी गई थी ये 1984 में दी गई थी, 1988 में नहीं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये जाना ही जाता है। और इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई, और रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं। कितने जोड़े? 12 जोड़े, यानी कि 24 विशाल पहिए लग रहे हैं, और इसको खींच रहे हैं 7 शक्तिशाली घोड़े। 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किससे किससे हुआ है? कौन से पत्थर इसमें लगाए गए हैं? लाल रंग के पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थर तथा काले ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। कोणार्क का मतलब होता है कोण और अर्क, इसी से मिलकर बना है ना। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और कोण से अभिप्राय है कोना या किनारा, यानी कोणार्क सूर्य मंदिर का जो अर्थ है वो एक किनारे पर सूर्य, ऐसा कुछ अर्थ इसका है। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण है हुआ है लाल रंग के बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से। गंग वंश के उस समय सामंत हुआ करते थे, नरसिंह देव राजा, राजा नरसिंह देव थे, उन्होंने ही इसको बनवाया था। कलिंग शैली में यह निर्मित है, और रथ के रूप में इसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, चिल्का झील भारत की चौथी सबसे बड़ी झील है। चिल्का जो झील है ये सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी, मतलब भारत की और विश्व की दूसरी, भारत की पहली और भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील के रूप में जानी जाती है। तो चौथी शब्द यहाँ पे हटा दीजिए, भारत की सबसे बड़ी झील है। और चिल्का झील उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति नुमा में पुरी जिले में स्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कहां पर? पुरी जिले में स्थित है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये समुद्र का एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से इसका निर्माण हुआ है। हाँ, कई लोग कल कह रहे थे कि ये आवाज नहीं आती, आवाज बढ़ा दीजिए। यार इससे ज्यादा आवाज में नहीं बढ़ा सकता। ये जो आवाज है इससे ज्यादा बढ़ाने पे वो क्वालिटी नहीं रह जाती है, और बढ़ेगी भी नहीं। ये आवाज पर्याप्त है, आप अपनी डिवाइस में चेक कर लीजिए। नहीं आती है तो प्लीज ईयरफोन लगाइए, है ना, कानों में, और उससे सुनिए। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, चिल्का झील को रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में कब चुना गया? आर्द्र ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। अब सही है, जैसा मैंने कर दिया, उसमें एक ही बात तो लगी थी। हिंदी भी आपको पढ़नी है ना, तो हिंदी वैसे भी आप अगर आर को एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्रैश कोर्स हमारा हिंदी का ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये नंबर है। आप सोचेंगे ये नंबर मैं हर जगह चला रहा हूँ, यानी कि इसी पे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है और इसी पे आप घूमने जाएंगे तो सलाह भी लेंगे। एक ही नंबर है, सब काम इसी पे हो जाएगा। आपको भी 2 नंबर नहीं सेव करने पड़ेंगे। अगर आपको आर यूपीपीसीएस या बीओ तो बिल्कुल एग्जाम सर पे आ गया है, तब भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए इस पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये वीडियोस, ये क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, अब करंट अफेयर का प्रश्न है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये चर्चा में रहा था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? इसका जो पहला संस्करण है 2017 में आयोजित हुआ था। एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली जो एक दबावपूर्ण स्थिति होती है, रोज आप प्रेशर में आते हैं या कोई छात्र प्रेशर में आता है, तो उसको हल करने के लिए एक मंच ये प्रदान करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और ऐसी मानसिकता से निपटने के लिए कोशिश करता है। 2017 में पहला हैकाथॉन ये आयोजित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE
है ना। और परसिस्टेंट सिस्टम और I4C, इन लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की किस शैली पर किया जाएगा? मोदी जी, जिसके लिए आगे इतिहास में जाने जाएंगे, जब आज से 200 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, जैसे अकबर बाबर का हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने पूरा इंतजाम किया और वो इतिहास मोदी जी के नाम होगा। और बड़ा भव्य आयोजन नहीं हो सका वैसा, लेकिन कोरोना काल में जितना भी हुआ वो हुआ। और कोरोना में क्यों किया गया, ये भी एक रहस्य की बात है। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें हमको सबसे ज्यादा जो मतलब है वो ये है कि किस शैली में हो रहा है। तो ये नागर शैली में हो रहा है। नागर, बेशर और द्रविड़, ये तीन शैलियां हैं। उत्तर से स्टार्ट करिए, सबसे उत्तर में नागर, मध्य भारत में बेशर और दक्षिण भारत में द्रविड़। ये तीन शैलियां ऐसे पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का मंदिर आप बनाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा, ऐसा नहीं। इलाहाबाद में आपको द्रविड़ शैली का एक मंदिर मिल जाएगा, ऐसे ही और भी उदाहरण होंगे, लेकिन ये क्रम है उत्तर से दक्षिण का। ये वैसे ध्यान रखिएगा, मध्य भारत में बेसर, दक्षिण भारत में द्रविड़ और उत्तर भारत में नागर शैली में वस्तुओं का, ये मंदिरों का निर्माण होता है। ये मतलब जानी जाती है शैलियां, उत्तर भारत में पाई जाने वाली शैली है। और ये जो मंदिर है, इसमें गर्भगृह के सामने मंडपों का निर्माण किया जाता है। गर्भगृह और मंडपों के ऊपर शिखर बनाए जाते हैं। गर्भगृह के ऊपर का शिखर सबसे ऊंचा होता है, और भी शिखर बनाए जाएंगे। जैसे ये मंदिर बनाया गया तो एक शिखर ये, एक शिखर ए, एक शिखर ये, 4 शिखर हो जाएंगे। लेकिन गर्भगृह अगर बीच में है तो सबसे ऊंचा शिखर यही होगा। इस तरीके से कुछ निर्माण किया जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नागर शैली में ये निर्मित है। और नागर शैली में गर्भगृह के चारों ओर एक रिक्त स्थान होता है, वो क्या कहलाता है? ये है तो करेंट अफेयर, लेकिन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है। और ये जो गर्भगृह बीच में बना है, उसके चारों तरफ एक स्थान होता है, ऐसे जगह छुट्टी होती है, रिक्त स्थान, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। गर्भगृह में आप मान के चलिए कि आप इसमें जहां पे परिक्रमा करते हैं, है ना, एक जो चारों तरफ स्थान होता है गर्भगृह के चारों ओर, ऐसे इसको समझिए, तो ये प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी भारत सरकार और किस बैंक का संयुक्त उपक्रम है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD, और इसके अधीन शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी यानी कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, जिसको उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के नाम से, हेफा के नाम से जाना जाता है। हेफा के नाम से इसको जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नए शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों और अनुसंधान केंद्रों के निर्माण के लिए कुछ अनुदान अभी प्रदान किया गया, इसलिए चर्चा में आया। यहां पर प्रश्न ये है कि उच्च शिक्षा वित्त पोषण जो एजेंसी हेफा है, 2017 में इसको शुरू किया गया था। और ये केनरा बैंक, भारत सरकार और केनरा बैंक के मध्य ये संयुक्त उपक्रम था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2017 में ये शुरू हुआ था। 91% इसमें केनरा बैंक और मतलब MHRD की हिस्सेदारी 91% है और केनरा बैंक की हिस्सेदारी 9% है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानियों का सही सुमेलन है। आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में 3 राजधानियां घोषित की गई हैं। YSR कांग्रेस सरकार है वहां पर, और उसने 3 राजधानियां जो घोषित की हैं, उनमें अभी क्या हुआ है, चर्चा में क्यों आया है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त तक के लिए इस पर रोक लगाई गई है, इसलिए चर्चा में आई है। लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे, अमरावती विधायी राजधानी है, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी, यही इसमें डिसाइड किया गया है। अभी तो रोक लगी है, लेकिन आगे देखिए निर्माण होगा। तो उपयुक्त ये सभी सही है, सही सुमेलित है। कौन कौन सी राजधानी है ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में यही एक ऐसा राज्य है जहां पर 3 या 1 से अधिक राजधानियां होंगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की भी 2 राजधानियां हैं। आपको पता है? ये पता है आपको? मुंबई और नागपुर, है ना। नागपुर भी राजधानी है। शीतकालीन सत्र राज्यसभा, राज्य विधानसभा का नागपुर में चलता है। हिमाचल प्रदेश में भी 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। ऐसे जम्मू कश्मीर जो था उसमें श्रीनगर और जम्मू, ये 2 राजधानी। ऐसे उत्तराखंड में मैंने करंट अफेयर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जरा बताइएगा उत्तराखंड में 2 राजधानियां कौन कौन सी हैं? आप सोचे थे सब हम बता दे रहे हैं, आज नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूछूंगा आप बताएंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड की जरा राजधानियां दोनों बताइएगा, अभी नई कौन सी बनी है और पहले कौन सी थी।
अगला जो प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर नीति किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर अभी इसने एक संक्षिप्त जानकारी दी है। उसने कहा महामारी के कारण शिक्षा प्रणालियों में अव्यवस्था हो गई है और इससे 6 बिलियन से अधिक शिक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। असमानताओं में वृद्धि हुई है। स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं अब स्कूल लौट सकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। महामारी में लड़कियों और युवा महिलाओं के असंगत रूप से प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण इनके सामने अब बाल विवाह की समस्या आ सकती है और बाल विवाह होगा तो शीघ्र गर्भधारण होगा। रिलेट करिए इन चीजों को। और लैंगिक हिंसा की शिकार होंगी, है ना। तो ये सब समस्याएं आ रही हैं, सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। इन सब पर चिंता जताई गई है और इसको किया है जारी शिक्षा पर महामारी रिपोर्ट के प्रभाव संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया, यूनाइटेड नेशन ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को कई बार लगता है कि ये सेशन इतना टाइम तक क्यों चलता है। 30 क्वेश्चन मेरे लिए डिस्कस करने का मतलब 10 मिनट हुआ। आंसर बताना हो किसी दिन मैं करके दिखा दूंगा आपको। अच्छा, कल मैं ऐसा करता हूँ कि 30 क्वेश्चन को मैं 10 मिनट में आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। 10 मिनट भी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये सब जो चीजें आपको मैं कहता हूँ रिलेट करिए या कुछ रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ, तो इससे आपको मेंस जब आप लिखेंगे तो बड़ा लाभ होने वाला है। वो आपको पता नहीं चलेगा, वो लाभ होने वाला है। अगला जो प्रश्न है, H1B वीजा के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। H1B वीजा चर्चा में क्यों आया? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप भाई सन की किस्म के आदमी हैं। अभी सुन रहे होंगे तो उठवा भी लेंगे। जीपीएस सिस्टम उनका बड़ा एडवांस है। मैं जहां बैठा हूं सब उनको पता है। तो चलिए देखा जाएगा, आप लोग मेरे साथी हैं, मुझे पता है आप छुड़ा लाएंगे। तो ये अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इसमें लॉकडाउन स्थिति और ये कोरोना इन सब के कारणों से स्थितियां बड़ी खराब है, बाहर के लोगों को नौकरी वोकरी नहीं दी जाएगी और H1B वीजा धारकों को नौकरी देने से इन्होंने मना कर दिया और कार्यकारी आदेश करके इस पर हस्ताक्षर किए कि इसको रोक दिया जाए। और राष्ट्रपति ने कहा कि H1B वीजा धारक पेशेवरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट करने से अब बचा जाए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही में इसे प्रारंभ किया गया, यही गलत है। पहला, इसको इस समय रोक दिया गया है। दूसरा है ये गैर प्रवासी वीजा होता है, बिल्कुल सही है। और इसे अमेरिका में काम करने के लिए 6 साल के लिए जारी किया जाता है, तो 6 साल के लिए जारी होता है, ये भी सही है। और इस वीजा के लिए कर्मचारी को स्नातक होने के साथ साथ किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ भी होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लॉकडाउन में क्या क्या होता है, कोरोना महोदय क्या क्या करवाते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नागरिकों को विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के परिवार पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र प्रारंभ किया है? परिवार पहचान पत्र जारी किस राज्य ने किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश नहीं है। कई बार आपको लगता है जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसी को टिक कर दें, ऐसा नहीं होता है। कभी अलग स्टेट के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है हरियाणा। हरियाणा ने अभी परिवार पहचान पत्र जारी किया है, इसको PPP बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र, ट्रिपल P। और पूरे परिवार को एक विशिष्ट पहचान ये प्रदान करेगा और इसमें शीर्ष जो होगा, सबसे ऊपर जो होगा, उसमें मुखिया का नाम होगा और उसके बाद परिवार में जो भी बच्चे होंगे उनका नाम होगा। अगर इसमें लड़की है तो लड़की की शादी के बाद उसका नाम उसके ससुराल के परिवार में शामिल कर दिया जाएगा, मायके वाले बच्चे से समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा इन्होंने प्रावधान किया है। अगला जो प्रश्न है, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत क्यों चर्चा में आया? एक बुरी घटना हुई और यहाँ पर अभी विस्फोट हुआ। विस्फोट में बहुत सारे लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मार गए। और वहां का जो बंदरगाह क्षेत्र है बेरूत का, और ये राजधानी क्षेत्र है किसी देश का, वही प्रश्न है। तो वहां पे बंदरगाह क्षेत्र को तबाह कर दिया गया। ये जो धमाका हुआ इसमें असुरक्षित तरीके से रखी 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट कर गई और इसी कारण से हुआ। और बेरूत किस देश की राजधानी है? ये लेबनान की राजधानी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब पेपर पढ़िए तो ऐसे ही प्रश्न उसमें बनाइए। पेपर पढ़ के आप इतने मरे, बस ठीक है, छोड़ दिए। अब वो कहाँ मरे, कैसे मरे, आपको उससे ज्यादा मतलब है आपका प्रश्न सही हो। ठीक है, मर गए तो उनको शोक संतृप्त परिवार को आप श्रद्धांजलि दे दीजिए, है ना। मतलब मरे वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे दीजिए, शोक संतृप्त परिवार के साथ आप खड़े हो जाइए, वो सब सही है। लेकिन अपने कंपटीशन के साथ भी आप खड़े रहिए। तो आप वहां से राजधानी देख लीजिए, शहर देख लीजिए, क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों को गूगल कर लीजिए। आजकल तो गूगल के कारण पढ़ाई इतना आसान है, तैयारी करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है।
केवल आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन हो और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, बाकी आप पढ़ना चाहते हो। नहीं तो उसी स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए आप पूरे दिन वेब सीरीज देख सकते हैं, पूरे दिन अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। आपकी अलग अलग एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं जिनके आप चाहते हैं। तो ये सारी बकवास मैं बंद करके आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। एग्जाम्स देने जाना है, अभी से एडमिट कार्ड और निकाल लीजिए और अच्छे से जाइएगा, है ना। और वैसे भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, याचिका पड़ गई है। नूतन ठाकुर जी ने भी एक वो डाला था पोस्ट, तो उसको भी मैंने बताया था। जिन लोगों को अपना उसमें इंटरेस्ट है तो लोग मेल कर सकते हैं। बाकी आप ये मान के चलिए एग्जाम होगा। थैंक यू।